तो ये हमारा जो है सिलेबस थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। अभी पता नहीं कितनी मरतबा मॉडिफाई हो गया, ये भी अंदाजा नहीं है मुझे। वह ये था कि जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मार्केटिंग, या यूँ समझ लीजिए कि जो स्टैंडर्ड है ना, वो दूसरा था। एक महीना गुजरते गुजरते जो मार्केटिंग का पूरा स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया है। कुछ चीज़ें नई आ गई हैं इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से आपका सिलेबस ही मॉडिफाई करना पड़ गया है मुझे। तो कल लास्ट मैंने इसको मॉडिफाई किया है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुछ चीज़ें बीच की रह गई हैं तो उसको कवर करते हैं, हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये था हमारा पहली क्लास जो हमारी थी, यानी फर्स्ट वीक हमारा जो था वो था कि कम्युनिकेशन एआई के साथ कैसे करना है। ठीक है, ये इसका मेन टॉपिक था कि फाउंडेशंस और द एंड द एआई टूल सेट, इसके ऊपर हमने काम करना था। और इसमें हमने जो सीखना था वो ये था कि मार्केटिंग का फंडामेंटल क्या है और प्रॉम्प्ट की इंजीनियरिंग क्या है। ये पहले वीक की क्लास थी। इसमें हमने डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीख ली थी। 2026 का लैंडस्केप ये अभी इसमें ऐड हुआ है। उसके बाद मार्केटिंग का जो फनल है इसको समझना था। जनरेटिव एआई आपने सीख लिया था। जनरेटिव एआई क्या है ये पता है आपको? एआई तो सीखा है ना कि एआई क्या होता है। जनरेटिव एआई किसे कहते हैं? ऐसा एआई कि जो चीजों को जनरेट कर रहा है, वो जनरेटिव एआई है। 2026 में जनरेटिव एआई के साथ साथ दुनिया मूव कर गई है एजेंटिक एआई पर, और एजेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जनरेटिव एआई से एडवांसमेंट अब आ गई है किस पे? एजेंटिक एआई पे। ठीक है, 2026 का जो मेन टारगेट है वो एजेंटिक एआई है। इसमें चैट जीपीटी आप लोगों ने सुना हुआ है, आराम से यूज कर सकते हैं। जेमिनाई मैंने करवा दिया है। क्लाउड एक नया प्लेटफॉर्म है जो हम थोड़ा सा आगे जाके इसको देखेंगे ये क्या है। ये असल में एजेंट्स हैं जो क्लाउड पे हम एजेंट डालते हैं और एजेंट के थ्रू काम करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको काम आ जाए फिर हम इसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर थोड़ा सा काम करके एजेंट्स पे काम करवाना सीखेंगे। कॉन्टेक्स्ट आपको पता ही है क्या है। कंटेंट जब जमा हो जाए बहुत सारे तो कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके बाद परसोना है। परसोना का वर्ड किसी ने सुना है दुनिया में? परसोना क्या होता है जी? पटना के नाम से कोई है। पर्सनल के नाम से कोई है क्या? आदमी परसोना मतलब पर्सनैलिटी से सर निकला अच्छा है। निकला तो कहीं से भी हो, है क्या? ये तो पता चले कि कोई कपड़ा है, कोई इंसान है, कोई मशीन है, कोई जानवर है, कोई कीड़ा है, कोई पतंगा है, कोई फूल है कौन? पर्सोना है क्या? और किसी को कोई इंफॉर्मेशन? आईडी बना रहे थे सर तो उसमें ये नाम आया था। आईडी बनाने में नाम आया था, तो है क्या? टास्क का वर्ड सुना हुआ है आप लोगों ने? टास्क किसे कहते हैं? और कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? ये तीन वर्ड्स जो है ना, इसको हम देखेंगे। उसके बाद नीचे जो है वो डे 5 में बिल्डिंग एआई ड्राइवन बायर पर्सोना और आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, आईसीपीएस, तो इसको हम देखते हैं। और ये बात पूछने के लिए पहले तो ये देख लें जो 2026 का लैंडस्केप है वो क्या है। 2026 में कुछ डिफरेंट आया है, और वो ये आया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोबारा से वापस आ गई है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, इसका कोई आइडिया है क्या पास? टीवी, रेडियो, अखबार, इस तरह के जो जहां पर एड चलता है, ये सारा का सारा ट्रेडिशनल मार्केट में आता है। ठीक है, तो बीच में ये वाली मार्केटिंग खत्म हो गई।
कोई पॉम्फलेट नहीं बनाता था, कोई ब्रोशर नहीं बनाता था, कोई टीवी पे ऐड नहीं लगाता था। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स तो अपना मार्केट बरकरार रखने के लिए लगा रहे थे, लेकिन छोटे कस्टमर या छोटे जो कंपनीज हैं वो लोग नहीं लगाते। बस वो कहते बस डिजिटल मार्केटिंग करो और सारा कुछ यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड वापस आ रहा है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है कि अब इंटरप्शन बेस्ड हो गया। जो ऑफलाइन चैनल है ना, उसके ऊपर लोग जाते हैं। और वो कैसे जाते हैं? बाई फोर्स नहीं जाते, बाई डिफॉल्ट जाते हैं। जैसे पुल के ऊपर एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, उस बिल बोर्ड पे कोई ऐड लगा है, तो अब जो ड्राइव करता हुआ जा रहा है वो बस मोबाइल यूं उठाता है, उसकी पिक्चर लेता है और फौरन एआई से पूछता है जी इसके बारे में बता दो। तो वो खुद से सर्च करता है वेबसाइटों पे और उसकी डिटेल ला के बता देता है जी ये वाले ऐड में ये कुछ लिखा हुआ है। तो अब कस्टमर कहाँ गया? डायरेक्टली बिलबोर्ड से डिजिटल हो गया। ठीक है, अब सोशल मीडिया का उसके पास टाइम नहीं है, गाड़ी चला रहा है ना, तो वो फेसबुक नहीं चला रहा होगा गाड़ी चलाते हुए, वो काम करते हुए मोबाइल नहीं चला रहा होगा। लेकिन जब उसके सामने कोई चीज आएगी, कोई बिलबोर्ड आएगा, कोई पॉम्फलेट आएगा, कोई ब्रोशर आएगा, उसको अच्छा लगेगा, फौरन क्या करेगा? उस पर पिक्चर खींचेगा और एआई से उसका फौरन जवाब ले लेगा। एआई क्या करेगा? सारी वेबसाइटों में तलाश करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाके उसको वन टाइम बता देगा। तो उसका टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा। तो अब जो पब्लिक का रुझान है वो ऐसा हो गया, तो कस्टमर भी ऐसे ही ढूंढे जाएंगे। क्या आप पहले कोई प्रिंट मटेरियल दें, कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें और उसके अंदर कोई ऐसा टूल यूज करें कि जिससे वो आपका डिजिटल हो जाए, क्लाइंट ट्रेडिशनल से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाए। अब ब्रोशर के ऊपर एक बड़ी सी तस्वीर होगी, नाम होगा और क्यूआर कोड लगा होगा। बस वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा और ब्रोशर को वहीं छोड़ देगा जहां उसने देखा है। किसी शॉप पे लगा हुआ है। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इदारे हैं वो विजिटिंग कार्ड नहीं छाप रहे हैं, वो बस एक स्टैंडी पे क्यूआर कोड लगा देते हैं। आप खाली क्यूआर कोड स्कैन करें और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर दो। अब वो दौर विजिटिंग कार्ड बांटने वाला खत्म हो गया। ऐसे ही है, देखा है किसी ने ऐसा? पैकेजिंग के ऊपर भी अब डिटेल नहीं लिखी जाती है, अब बार कोड लग जाता है और बार कोड या क्यूआर कोड से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसमें क्या क्या है और कौन से प्रोडक्ट है और कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। ठीक है, तो अब ये वाला दौर आ गया। उसके बाद जो मार्केटिंग है वो गूगल के ऊपर प्रेजेंट हो या वो स्टोर या वो कंपनी डिजिटल में प्रेजेंस रखती है या नहीं रखती है, ये भी जरूरी होगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी कंपनी की वेबसाइट हो नहीं हो, कंपनी चलती थी, प्रोडक्ट बिक जाती। लेकिन अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसका रिव्यू चेक करते हैं कि जी कस्टमर ने इसके बारे में क्या रिव्यू दिया, ये प्रोडक्ट कैसी है, इस कस्टमर से, इस दुकानदार से हम खरीदेंगे तो काम हमारा सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये जो सामान बेच रहा है ये रिलायबल है या नहीं है, ये चोर तो नहीं है, इसके रेट में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। ये सारे काम वो पहले कस्टमर देखता है, उसके बाद ऑर्डर करता है। क्योंकि ज्यादातर अब परचेसिंग कहाँ हो रही है? ऑनलाइन हो रही है। फिजिकल लोग नहीं जाना नहीं चाहते हैं, सुस्त हो गए। सब लोग बैठे हुए घर में, अचानक से खाने का दिल करता है, कुछ ऑर्डर करते हैं, फूड पांडा किया और खाना मंगवा लिया। क्योंकि फूड पांडा पे ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसने अपनी मार्केट को इतना अच्छे से किया हुआ है कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसी दराज है, बीच में दराज का ट्रस्ट वैल्यू जो है वो डाउन हो गई थी, लेकिन फिर से दराज ने कंपेन चला चला के चीजें सही कर करके अपना जो ट्रस्ट है वो डेवलप कर लिया। अब लोग फिर दराज से ऑर्डर कर रहे हैं। बीच में एक नई ऐप आई थी टेमो के नाम से, उसने शुरू से ही अपनी रैपो खराब कर दी। अब अगर वो अच्छी चीज भी बेचेगा तो लोग उस पर ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या था, स्क्रीन दिखाई, रेट दिखाया, आपने ऑर्डर कर दिया तो स्क्रीन की तस्वीर आ गई। कोई मॉडल दिखाया, उसने उसका ऑर्डर किया तो उसका जो है वो प्लास्टिक का छोटा सा मॉडल आ गया। दिखा रहे हैं लैपटॉप और लैपटॉप की जगह पे क्या आ रहा है? लैपटॉप का प्रिंट किया हुआ स्टिकर।
तो इस तरह से फेक मार्केटिंग की उन लोगों ने। और उसकी वजह ये नहीं है कि कंपनी ने की, वजह ये है कि जिन लोगों ने अकाउंट्स बनाए उन्होंने उसको गलत कर दिया। तो जब तक वो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता है, कुछ चीजें नहीं लाती है, तो हमारे यहाँ तो कम से कम उसका ट्रस्ट अभी तक नहीं है। लेकिन दराज ने अपना ट्रस्ट वापस डेवलप कर लिया। बीच में कुछ और इदारे हैं जिनका ट्रस्ट डेवलप खत्म हो गया था, उन्होंने दोबारा से रीबिल्ड कर लिया। बहुत सारी कंपनीज हैं कि जिनका ट्रस्ट लेवल तो कायम है, लेकिन फिर भी वो अपनी मार्केट कर रहे, जैसे खादी है, कपड़े का ब्रांड है, तो वो अपनी मार्केटिंग कंटिन्यू कर रहा है। गुलेमन टेक्सटाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये अपना नाम कायम रखने के लिए भी मार्केटिंग कर रहे हैं, अगरचे उसके मुकाबले में और बहुत सारा कुछ आ गया है। गुल अहमद के अलावा और भी टेक्सटाइल है, लेकिन गुल अहमद अपनी जगह उसने नाम कायम रखा हुआ है, लोगों को सुनते ही पता चल जाता है कि कपड़े की फैक्ट्री है जहाँ कपड़ा बनता है। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स जो हैं वो अपनी जगह कायम है। तो अब अ, इसके लिए लाजमी है कि उनकी प्रेजेंस वेबसाइट के थ्रू भी हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी उनकी अवेलेबिलिटी हो, उनका फुटप्रिंट वहां भी पाया जाए, डिजिटल फुटप्रिंट। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनकी जो वेबसाइट है या उनकी फिजिकल साइट है, ये दोनों गूगल माई बिजनेस पे रैंक कर रही हैं। गूगल पे जब कोई लिखे तो उसको पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो गूगल पे अपलोडेड है। सिर्फ गूगल पर ही नहीं, बल्कि चैट जीपीटी और इस तरह के जो एआई के प्लेटफॉर्म है, उनको भी जरूरी है कि उस चीजों का पता होना चाहिए, वरना तो वो भेजेंगे नहीं। क्योंकि कस्टमर अब क्या कर रहा है, क्यूआर कोड स्कैन करता है और डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में एआई से पूछता है। वो गूगल पे नहीं जाता, उसकी रिसर्च नहीं पढ़ता, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन रीड नहीं करता है। वो करता क्या, डायरेक्टली एआई को कहता है कि मुझे इसके बारे में डिटेल बताओ। तो एआई उसके रिस्पॉन्स को निकालता है और निकाल के आउटकम दे देता है कि जी ये है, बस जो आपने बात पूछी है वो ये। जो सवाल पूछता है, मिसाल तौर पर उसने पूछा कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी कीमत कितनी है, बस छोटी सी बात पूछी है, तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा और उसका रेट निकालेगा और रेट निकाल के बता देगा इस वक्त पाकिस्तान में इतने का और कराची में इतने का, जो आपकी लोकेशन है उस पर इतने का, डिलीवरी चार्ज इतने लगेंगे, इतनी देर में आपको मिल जाएगा। बस ये जवाब दे दिया, वो बाकी चीजें देखेगा ही नहीं। ठीक है। तो लाजमी है कि जो भी कंपनी या जो भी ब्रांड है, उसको हम गूगल के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ जनरेटिव एआई के इंजन पर भी ऑप्टिमाइज करवाएं। तो इस तरीके से मालूम ये चला कि जी एसईओ जो था ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उससे के साथ साथ अब जो है वो जीईओ भी आ गया है, यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एआई के टूल के ऊपर भी साइट को रैंक होना जरूरी है। पहले दौड़ थी कि नंबर वन रैंक पे कौन आ रहा है, लोग उसको सर्च करते थे। अब लोग ये नहीं देखते कि नंबर वन पे कौन है, वो ये देखते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमें क्या फायदा, क्या मेरे लिए ये है या नहीं है, बस खरीद की कुवत है उसकी, यानी परचेसिंग पावर उसमें है इस प्रोडक्ट को खरीदने की या नहीं है, एक काम। दूसरा, प्रोडक्ट उसके रिलायबल है या नहीं है, प्रोडक्ट उसकी नीड है या नहीं है। ये बस चार पांच बातें वो चेक करेगा और ऑर्डर कर देगा। और कुछ उसका पुराना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को वो देखते हुए फॉरेन डिसीजन ले लेता है। जैसे अगर एक कपड़े का सूट है, अभी आपको पता है अभी ईद में सूट चाहिए, आपने मार्केट घूमी भी, आपको पता है कि जी अगर मैं किस मार्केट से लूंगा तो 3,000 का सूट आएगा, यहाँ से 500 का आएगा, यहाँ से 1,500 का आएगा। अगर कोई 2,000 का दे रहा है तो वो कितने का देगा, क्या डिजाइन होगा, ये सारा आपके माइंड में प्रीवियसली एक्सपीरियंस है। जब कोई ऑफर लगाता है कि जी 1,500 में, 2,000 में आपको ये बोस्की का सूट मिल रहा है, तो बोस्की का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा यार ये महंगा सूट है, ये सही पैसे लगा रहा है। फिर आप देखेंगे मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे साइज में अवेलेबल है या नहीं है, कलर मेरी पसंद का है या नहीं है, डिजाइन मेरी पसंद का है या नहीं है। वो चार पांच चीजें देख के आप फौरन ऑर्डर कर देंगे, हाँ बस ठीक है, अब कौन जाए मार्केट में धक्के खाने के लिए, यहीं से ऑर्डर कर देता हूँ। बस सिर्फ ये देखना है कि जी मनी बैक गारंटी है या नहीं है, बस चला जो मैंने मंगवाया वो नहीं आया तो वापस होगा या नहीं होगा, अभी टाइम भी है, अभी हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये चार पांच चीजें डिसाइड करके हम फौरन ऑर्डर कर देंगे। तो मैंने कपड़े की मिसाल दी है, आप कोई भी चीज देखते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है कि आपको पता है कि ये मेरी मार्केट में नहीं मिलेगी और मुझे ये चाहिए, तो हम फौरन ऑर्डर कर देते हैं, बस ठीक है। इसके लिए जो ब्रांड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, चीजों को आसानी के साथ कस्टमर की पहुंच में ला रहे हैं।
जैसे उन्होंने क्या दिया, आप चाइना से डायरेक्ट माल इंपोर्ट करवाएं आपके डोर स्टेप पे, यानी आपके घर के दरवाजे पे चाइना से डायरेक्ट माल आ जाएगा। आपको बल्क में नहीं खरीदना, आप सिंगल भी मंगवा सकते हैं। तो आप सोचेंगे यार चाइना में जो है वो ये चीज इतने की है, पाकिस्तान में इतने की है, ये डायरेक्ट चाइना से मंगवा के मुझे इतने की दे रहा है और रेट वही चाइना वाले ले रहा है, तो ठीक है ऑर्डर कर देता है। तो पब्लिक का सिनेरियो, कस्टमर का सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको इन सब बातों को नजर में रखना है और फिर प्रोडक्ट का एड लॉन्च करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यही बात बताइए, मेजर शिफ्ट में क्या है, एसईओ से जीओ में चला गया है, जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके अलावा जो फनल था इसका पुराना, वो क्या था कि पहले अवेयरनेस करेंगे, फिर कॉन्सल्टेशन होगा, उसके बाद परचेज होगा। अब ये फनल तकरीबन डेड हो गया। अब ऐसा नहीं है, लोग ऐड देखते हैं फिजिकल या डिजिटल, और डायरेक्टली जो है वो क्या करते हैं, इंगेज हो जाते हैं। उसमें लिखा है कि जी क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बिलबोर्ड के ऊपर ऐड देखते हैं और एआई से पूछते हैं, और उसके बाद ड्राइविंग करते करते वॉइस कमांड के जरिए से ऑर्डर को डिस्पैच कर देते हैं। तो अब ये वाला सिनेरियो आ गया। तो जो पहले का फनल था वो खत्म। अब पर्सनलाइजेशन और प्राइवेसी का चक्कर भी जो है ना वो चेंज हो गया है। पहले लोग पर्सनलाइज करते थे चीजों को, जी ये ऐसा है ऐसा है, और प्राइवेसी चेक होती थी। तो थर्ड पार्टी कुकीज कलेक्ट होती थी कि जी वो कैसी है। कुकीज क्या होती है, किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, वो पहले आपका डाटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद आपको चीज दिखाएगा। तो अब ये वाला सिनेरियो भी खत्म हो गया। बस अब जीरो पार्टी डाटा, आपको डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कस्टमर आए और चीज खरीदे, बस उसको इतना काफी है। अब वो लॉग इन भी नहीं करवा रहे, वो डायरेक्ट कहते हैं बस आप क्या करें कि ऑर्डर करें, एड्रेस बताएं, कहाँ माल चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा वाला आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है और आपका मोबाइल नंबर कौन सा है। ये सब नहीं पूछेगा ना, वो डायरेक्ट उसको पता है मोबाइल नंबर आ गया, नाम भी आ गया इसके ऊपर। फिर पूछेगा जी ऑर्डर कहाँ भेजना है, डायरेक्ट आपसे वो बात पूछेगा और वो चीज आपको मिल जाएगी। और इसमें कोई प्राइवेसी भी नहीं रहेगी। पहले लोग अपना नंबर देते हुए जरा डरते थे, अब कोई इस चीज का ख्याल ही नहीं करता है। डायरेक्ट कॉल करता है, ऑर्डर बुक करवाता है और ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, बस। तो प्राइवेसी वाला स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा गायब हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें। उसके बाद इंजीनियरिंग जॉब की जो प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी चेंज हो गया, जो मैंने आपको पहले करवा दिया था कि अब हम जैसन के जरिए से प्रॉम्प्ट लिखते हैं और वो इसका तरीक़ाकार है। बाकी ये सब डिटेल्स हैं जो हम आगे जाके इसको देखेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये परसोना क्या चीज होती है। आधी बात इनकी सही है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है ना उसी को शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है और उसका नाम रखा है परसोना। देखिए जब तक ये आ जाता है और कंफर्म हो जाएगा। किसी भी क्लाइंट की या किसी भी शख्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने का नाम है परसोना। ठीक है, अब उसमें ये कह रहा है कि जी परसोना क्या है, एक पब्लिक मास्क है
पब्लिक मास से मुराद एक ऐसा चेहरा जो लोगों में जाना जाता है, उसमें आपका नाम है, आपकी शक्ल है, लोग उसको देखते ही पहचान जाएंगे ये कौन है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं, जैसे आप किसी के सामने जाएंगे तो वो उसको पहचान लेगा। तो इन चीजों को कलेक्ट करने का नाम पर्सोना है। ठीक है, लिंक्डइन वाले ने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए आपकी फेस आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह सब चीजें मालूम करने के लिए एक पर्सनल आईडी कार्ड वगैरह कलेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है, उसका नाम पर्सोना रखा है। ठीक है, ये लिंक्डइन का अपना है। कह रहे हैं कि लैटिन वर्ड से आया है, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है कि थिएटर में जब कोई एक्टर कोई मास्क पहन के आता है तो वो मास्क उसकी पहचान बन जाती है। बस ये मिसाल दी है, ये लातिनी जबान का वर्ड है और इसका मतलब ये है। आजकल जो है ये बहुत सारी फील्ड में इसको यूज किया जा रहा है, और इसके बहुत सारे ब्रेकडाउन है। जैसे कि साइकोलॉजी में कुछ और है, मार्केटिंग और डिजाइन में यूजर पर्सोना कहलाता है। उसके अलावा लिटरेचर और आर्ट में, पोएट्री में इसके अलग अलग माने। ठीक है, बस सिंपल बात यही है कि एक किसी शख्स की या किसी भी चीज की कोई पहचान है जिसको हम पर्सोना कहते हैं। तो हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, बायर पर्सोना सीखना है, कि जो सामान खरीद रहा है उसका पर्सोना क्या है। तो हम जब कोई एड रन करेंगे तो पहले बायर पर्सोना कलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर कोई जीन्स की पैंट सेल कर रहा है या उसका एड चला रहा है, या टी शर्ट सेल कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट को ऐड लगाने के लिए ईद की नमाज में अगर कोई लगाए कि जी ईद, रमजान में ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप ये वाला सूट खरीद लें, तो कितने लोग खरीदेंगे? 10% भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपने जो ऐड लगाया है ना उसमें जो डाटा दिया है वो गलत दिया है। कि ईद की नमाज में जीन्स की पैंट और एक ट्राउजर या टी शर्ट ये कोई नहीं खरीदता। ज्यादातर लोग शलवार कमीज खरीदेंगे। जिसको ईद की नमाज पढ़नी नहीं है वो तो कुछ भी ले लेगा, लेकिन ज्यादातर अगर ईद की नमाज का ऐड लगाते हैं आप कि जी आप जाएं और ये वाला पहन कर जाएं, इसमें आप अच्छे लगेंगे, तो वो ऐड बेकार जाएगा। या फिर आप वो ऐड जीन्स की पैंट से हटा के आप कुर्बानी की खाल का लगा दें, कि अपने जो है ना छुरी और चाकू तेज करवाने ईद की नमाज से पहले पहले, या रमजानों में 15% डिस्काउंट पे हम आपका चाकू तेज कर दें, चलेगा उसका कारोबार? क्यों नहीं चलेगा? कि ये ऐड कहाँ का है, कुर्बानी का, बकरीद का ऐड है, रमजान का ऐड नहीं है। तो ये है बायर पर्सोना, कि खरीदने वाले इसको लेंगे ही नहीं। जैकेट आप उस इलाके में सेल नहीं कर सकते जहां आतिश उबल रहा हो। आप आइसक्रीम जो है वो मरी में तो बेच सकते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में आप ऐसे इलाके में नहीं बेच सकते जहां पे जो है वो सख्त सर्दी पड़ रही है। अगर कोई खरीदेगा तो बहुत कम लोग होंगे जो वो आइसक्रीम खरीदेंगे। कुछ लोगों को शौक होता है सर्दी में आइसक्रीम खाने का, वरना ज्यादातर लोग यही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि जी आइसक्रीम से गला खराब हो जाए, और वो नहीं खरीदेंगे, बच्चों को नहीं दिलाएंगे। बड़े फिर भी खा लें, बच्चे नहीं लेंगे। और अगर कोई बच्चा ले रहा होगा तो क्या करेंगे, उसको डांट देंगे, भाई नहीं लो अभी सर्दी में गला खराब हो जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ, सर्दी खत्म हो जाए। इस तरह चीजें जो है ना वो कब बिकेंगी, कहाँ बिकेंगी, ये कलेक्ट करना जरूरी है। इसी का नाम है बायर पर्सोना। ठीक है, कि कौन सी प्रोडक्ट कब कहाँ और किस टाइम पे बेचनी है। इथोपिया में एड चलाना है, सऊदीया में चलाना है, अमेरिका में चलाना है, किस चीज का चलाना है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कितने टाइम के लिए बेचनी है, ये सब पहले कलेक्ट होगा। और साथ साथ ये भी कलेक्ट होगा कि इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले ना, ये एक डाटा बनेगा कि जो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कितना सेल हो सकता है। अभी रमजान आने वाला है,
तो रमजान में जो मार्केट है वो क्या खरीदेगी ज्यादा, लोग किस चीज को खरीदेंगे, आपका कोई आइडिया है? कपड़े और ज्वेलरी खरीदेंगे, इससे ज्यादा भी कुछ बिकेगा? हाँ, खजूर और शरबत और रूह अफ़ज़ा, इस तरह की चीजें। शरबत बिकेगा, खजूरें बिकेंगी, और समोसे पकोड़े बेकरी आइटम, खाने पीने का आइटम, ये ज्यादा बिकेगा। फास्ट फूड नहीं बिकेगा इतना। ठीक है, जो डाइट फूड है वो बिकेंगे, और एनर्जी फूड बिकेगा, एनर्जी आइटम्स बिकेंगे। अगर आप उसका ऐड चलाते हैं तो आपको पता है कि मैं अभी ये ऐड चलाऊंगा, वो कराची जो है वो, इसकी आबादी ज्यादातर मुसलमानों की। यहाँ पे अगर रूह अफ़ज़ा का और खजूर का ऐड चलेगा तो कितना सेल हो सकता है, एक्सपेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या क्या मालूम करेंगे कि औरंगी टाउन में जहाँ पे ये ऐड चलेगा वहां की आबादी कितने लोगों पर मुश्तमिल है। ठीक है, और कितने लोग उसमें से ऐसे हैं जो रोजा रख सकते हैं, एक एस्टिमेटेड फिगर आएगी कि एक आबादी में बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा, एक अंदाजा रखा जाएगा कि एक घर में, हम अपने ही घर से मिसाल ले लेते हैं, एक घर के अंदर क्या होगा, चार लड़के होंगे, दो लड़कियां होंगी, या चार लड़कियां होंगी। एक फैमिली 10-15 अफराद पे मुश्तमिल होती है, 10-15 अफराद में एवरेज 8 आदमी तो रोजा रखते हैं। तो मोहल्ले में 30 घर होंगे, तो तकरीबन 250 अफराद एक मोहल्ले में रोजा रख रहे हैं। 40 मोहल्ले तो होंगे किसी भी टाउन में, तो तकरीबन 2000 अफराद रोजा रखेंगे। अब इन 2000 में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो महंगा अफोर्ड कर सकते हैं, और कितने ऐसे हैं जो सस्ता अफोर्ड कर सकते हैं? आबादी गरीबों की है या अमीरों की मोहल्ला है, डिफेंस है या गाजी कोट है या बिलाल कोट है, या कोई ऐसा इलाका है? तो कौन सी प्रोडक्ट किस इलाके में कितनी बिकेगी, एस्टिमेट निकाला जाएगा। वो जो एस्टिमेट निकलेगा ना, इसी का नाम है बायर पर्सोना, कि उस इलाके में उस प्रोडक्ट को कितना भेजा जाएगा, या उस इलाके में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर पहाड़ी इलाकों में जहाँ घर दूर दूर है, वहां पे बजट रख दिया जाए कि जी 2 लाख रुपए का एड रन होगा, और कसीर आबादी इलाके वालों में जहाँ पे आबादी ज्यादा है, गुंजान आबादी है, वहां पे 1 लाख रुपए बजट रखा जाए मार्केटिंग का, तो बेहतर क्या रहेगा? है कोई आइडिया? पहाड़ी इलाकों में घर दूर दूर है, वहां 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, और जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे 1 लाख रुपए का एड रन हो रहा है, तो बेनिफिट कहाँ ज्यादा मिलेगा जी? 1 लाख वाले मिलेगा। तो कस जो कंपनी है वो ज्यादा पैसा कहाँ लगाना चाहेगी? वो कहेगी कि 1 लाख रुपए जो है ना वो पहाड़ी इलाके में लगाओ, और 2 लाख रुपए यहाँ लगाओ, क्योंकि यहाँ से मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, और वहां से कम मिलेगा। तो एड जो रन होता है या कंपेन जो रन होती है, उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि आउटकम कितना आएगा, कितना जो है ना मुझे एक्सपेक्ट है कि यहाँ से अर्निंग हो जाएगी। पता चला 2 लाख रुपए का ऐड लगा दिया, और अर्निंग जो है 50,000 रुपये हो रही है, तो उसके ऐड लगाने में कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो वो कभी भी ऐड, अगर एक दफा लगा भी लेगी तो दोबारा से ऐड नहीं लगाएगी, या लगाएगी भी तो कोशिश करेगी यार 50,000 की मुझे रिटर्न आया था, तो मैं 20,000 रुपये यहाँ लगाऊंगा, एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा देता हूँ, बस इतना काफी है। मैं घर घर दरवाजे पे जाके ना अपनी टीम नहीं भेजूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन गाइड जो है ना, वो होता रमजान का है, लेकिन वो मुहर्रम तक चल रहा होता है। कि जी वो लीजिए, खजूरें लीजिए, और उस खजूर का ऐड जो है वो कहाँ तक जा रहा है? मुहर्रम तक। फजूल है ना, उसका असल टाइम कब तक था? ईद तक बस, या ईद के 1-2 दिन तक चल जाए। कपड़े बनाने का ऐड है, वो तो पूरा साल चल सकता है, लेकिन उसके ऊपर स्पेशल रमजान ऑफर लिखा हुआ है, और चल कब तक रहा है? बकरीद तक। तो ऐड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ऐड चलाने से पहले इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि जी ऐड कैसा है। ठीक है,
तो उसकी कंसिस्टेंट भी देखनी पड़ेगी कि ये कितने दिन के लिए ऐड चलाया जा रहा है और इतने दिन का ऐड है भी या नहीं है। अगर नहीं है तो हम पहले ही डिफाइन कर लेंगे भाई इतने दिन मत चलाओ, आपकी प्रोडक्ट इसके आगे नहीं जाएगी। या बास टाइम पर ऐड ऐसा होता है कि जो बिल्कुल करीब होता है उस इवेंट से, इतना करीब होता है कि उस ऐड का कोई फायदा ही नहीं होता। जैसे सुबह इवेंट है और आज उसने ऐड लगाया, तो उस ऐड का कोई फायदा होगा? चल तो जाएगा ऐड, लेकिन प्रॉफिट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि उसके पास टाइम ही नहीं है। सुबह जो है वो कहता है सुबह 9 बजे ईदगाह ग्राउंड में ये चीज बिकेगी फ्री, आप आके ले लें। और एड रन होते होते, लोगों को मालूम होते होते ईद का तीसरा दिन आ जाए। जब तक लोगों पे खबर पहुंचेगी, वो कहेगा ईदगाह ग्राउंड ईद की नमाज कब हुई, अब क्या फायदा। अरे टाइम के लिए लगेगा। और रन होते होते इसका इवेंट गुजर तो नहीं जाएगा, आप क्लाइंट को फौरन पहले ही मना कर देंगे कि जी अब जो है वो टाइम नहीं बचा आपके पास। आप लगवा दें, लग तो जाएगा ऐड, लेकिन इसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप इस ऐड को मॉडिफाई करके लगाएं, आप टाइम हटा दें, आप कोई लिंक दे दें कि जी जो भी ये क्यूआर कोड लेकर आएगा उसको इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। या ये टोकन नंबर है, आप ये लेकर आए, कंपनी के किसी भी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ सेल पे जाके आप ये टोकन दिखाएं और ये ऑफर हासिल करें। तो अब फायदेमंद है, चीज वही है, काम वही है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। तो एज अ डिजिटल मार्केटर ये सारी चीजें आपको सोचनी है, क्लाइंट नहीं सोचेगा। आप उसको क्लियर करेंगे तो वो क्या समझेगा कि जी मेरा जो काम करने वाला शख्स है ये रिस्पॉन्सिबल है और ये मेरे पैसे जाया नहीं करवाना चाहता, ये मेरे प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहता है। आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता उस वक्त तक आपको काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। ठीक है? तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये सारी चीजें देखनी है। काफी इतना आज के लिए, ये टाइम है भी आपके पास? है टाइम? 10 मिनट और है। ये बंद हो गया, रिकॉर्डिंग तो करेंगे ना? नहीं कर रहा था, कर रहे हैं। अच्छा अब देखें, इसके बाद है बिल्डिंग एआई ड्राइव इन बायर पर्सोना। तो बायर पर्सोना तो समझ में आ गया आपको। अब यही डेटा हम एआई से ड्राइव करवाएं, खुद हम जाके इसको तलाश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। हम एआई के किसी एजेंट से ये काम करेंगे कि मुझे ना इसका जो बायर का पर्सोना है ये बना के दे दे, कि इस प्रोडक्ट का बायर पर्सोना क्या होगा। आप कोई भी एक बायर पर्सोना लिख दें इसको। अभी ये इसको मैं लिखता हूँ आपके सामने। आई वांट टू क्रिएट, बस सिर्फ ये लिखना है। ये सवाल खुद से पूछेगा। Creating a buyer persona is like sketching a portrait of your ideal customer so you can stop shooting at the crowd and start talking to a person। बात समझ आई? नहीं, बजाय इसके कि आप अपनी किसी प्रोडक्ट को शूट करें, मार्केट में सबके लिए आम कर दें, आप उसको तलाश करें कि जी ये किसके लिए है और कौन इसको खरीदेगा। ठीक है? उसके बाद उसको टारगेट करें और पर्सनली उस तक वो बात पहुंचाएं। ये काम आपने करना है। अब ये नीचे लिखेगा भी, आगे हम चलते हैं कि हु दे आर, व्हाट दे वांट, व्हाट स्टॉप देम एंड वेयर दे लिव। चार बातें उसके लिए आपको ढूंढनी है। क्या? कि वो कौन है, कि किसके लिए बन रहा है, वो चाहता क्या है, कब उसको वो खत्म करेगा, और वो रहता कहाँ है। ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे, गैदर रियल डाटा।
उसके बाद पैटर्न्स डिफाइन करेंगे, प्रोफाइल को ह्यूमनाइज करेंगे। और ये इसने एग्जांपल दी है कि ब्रेक डाउन, बैकग्राउंड क्या है, 32 ग्राफिक डिजाइनर लिव्स इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। जो खरीदने वाला है वो कहाँ रहता है, 32 साल उसकी एज है, ग्राफिक डिजाइनर है, और कहाँ रहता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहता है। उसका गोल क्या है, कि वो चाहता है कि प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस हो और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आखिर में उसके पास आए। ये कस्टमर चाहता है। और उसका पेन पॉइंट क्या है, उसका पेन पॉइंट ये है कि वो जो ग्रीनरी उसके पास आ रही है ना, यानी जो सब्जा उसके पास आ रहा है, वो उसकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है और उसको लोकल स्टोर में फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है। अब उसके बैरियर्स क्या हैं, उसके बैरियर ये हैं कि जी जब कोई चीज लेकर आता है तो उसका जो क्लेम है ना वो फेक निकलता। यानी उसने जो पौधा लिया, ग्रीनरी ली, जब उसको वॉश करता है तो उसका कलर फेड हो जाता है। रियल वहां पे ग्रीनरी लगा नहीं सकता वो, ऑफिस के अंदर वो पौधे तो नहीं लगा सकता बगैर गमले के। वो चाहता है मेरा ऑफिस है, यहाँ पे सारा बिजली का काम होता है, अब यहाँ पे मैं खूबसूरती करूँ। ग्राफिक डिजाइनर अपने ऑफिस को खूबसूरत करना चाहता है, ग्रीन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आर्टिफिशियल पौधे मांगेगा। आर्टिफिशियल लेने निकलेगा तो यहाँ पे उसको वैरायटी नहीं मिल रही है, आसपास के बाजारों में उसको वो वैरायटी नहीं मिल रही जो उसको चाहिए। यहाँ पे बेल बूटे तो मिल रहे हैं, लेकिन उसको एक वास चाहिए जो खूबसूरत सा हो, उसमें लाइटिंग की हुई हो और जरा खूबसूरत डेकोरेशन का पीस हो, जो उसके ऑफिस जैसा हो। वो उसको इस मार्केट में नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। तो ये सारे उसके क्या है, पेन पॉइंट है, कि उसको मार्केट में मिल नहीं रहा है, उसके करीब में स्टोर में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जो लोग दे रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं उसके साथ, इको फ्रेंडली नहीं है, टूट टूट के गिर जा रहा है। ठीक है। उसमें वेस्टेज ज्यादा है, कलर फेड हो जा रहा है, एक दफा गंदा हो गया उसको धोने के लिए निकाला उसने, अब वो दोबारा लग ही नहीं रहा है। उसने कहा था ये इको फ्रेंडली है, इससे बदबू नहीं आएगी, थोड़े दिन में वो गलने लग गया। इस तरह की चीजें उसको, उसका पेन पॉइंट है जिससे वो परेशान हुआ हुआ है कि जी अब ये चीज मैं अब नहीं लूंगा यहाँ से। ऐसा कस्टमर आपको फौरन मिलेगा। अब उसकी टिप क्या बताइए, कि यूज ट्रांसपेरेंट डाटा बैक एट ऑन इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट। साफ सुथरा जो है डाटा लेकर के एक ऐड बनाया जाए, इसमें साफ सुथरी बात लिखी हो। साफ सुथरी बात से मुराद क्या है, धुली भी नहीं हो, बल्कि क्लियरली ये लिखा हुआ हो कि इसमें प्रोडक्ट इज इको फ्रेंडली, कलर फेड नहीं होगा, गारंटी, सर्टिफिकेशन कि मेरी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट का टैक्स पेयर हूँ। ठीक है, ये सारी बातें उसमें साफ साफ लिखी होंगी, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होगा कि कंपनी भागने वाली नहीं है, पक्की कंपनी है, इसका मटेरियल इको फ्रेंडली है। फिर आप उसमें लिखते हैं कि ये मनी बैक गारंटी भी है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जी आपने गलत चीज परचेज कर ली है तो आप कभी भी इसको वापस कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना टाइम दें। बहुत सी प्रोडक्ट होती है वो फॉर एवर होती है, मनी बैक। किसी कभी भी आपको लगे ना कि ये खराब है तो आप इसको वापस कर दें। और फिर वो क्लेम जो है वो रिलायबल होना चाहिए, झूठा क्लेम ना हो। जैसे ये फैन लगे हुए हैं आपके, इन्होंने जब सेल किया था तो ये लिख के दिया था कि फॉर एवर इसकी वारंटी, कुछ भी हो जाए बस आप लाएं और वो कर लें। अब इस कंपनी का वजूद ही नहीं है, किसके ऊपर जाके दोगे। तो फॉर एवर नहीं कहना चाहिए था, आप 5 साल की वारंटी देते, 6 साल की वारंटी देते, 10 साल की देते, ये जहन में रखते हुए कि जी कभी मेरी प्रोडक्ट खत्म भी हो सकती है। हालांकि ब्रांड मौजूद है, लेकिन ये चीज अब मार्केट में आती ही नहीं है। अब तो इन्वर्टर का दौर आ गया है, एसी फैन आ गया है, तो इस ब्रांड का फैन अब कोई लेता ही नहीं है, तो ये भी क्यों लेंगे। अभी ये स्क्रैप में जा रहा है, स्क्रैप भी इतना सस्ता हो गया इसका कि इसके लिए बेहतर है यही लगा रहा है, उतार के बेचने से अच्छा यही लगा रहा है, कुछ तो काम देगा। ठीक है, हम अपना सोचेंगे,
तो इस तरह ये चीजें ना पेन पॉइंट होती हैं। और डीसी फैन है, तो उसमें कस्टमर क्या सोचता है कि यार अगर बैटरी नहीं हुई तो क्या होगा, वो साथ बताएगा इसमें एसी की वायर भी है, आप बिजली से भी चला सकते हैं। अब बिजली इतना महंगी है, अब क्या करें, तो बताएगा इसमें बैटरी बिल्टन है। जब आप इसको बिजली में लगाएंगे तो इसकी अपनी बैटरी चार्ज हो जाएगी, 4 घंटे का बैकअप भी है इसका। तो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि उसकी प्रॉब्लम हल हो रही है। क्या लैपटॉप ज्यादा क्यों दिख रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी डिफॉल्ट की वजह से, कि बिजली कब आएगी कब जाएगी कोई अंदाजा ही नहीं है, काम नहीं बीच में टूट जाए। लोग महंगा है लेकिन लैपटॉप खरीदते हैं, क्यों? कि ये बैटरी का बैकअप है। चलो मेरा काम कम से कम इतना तो है कि मैं अपना जब देखूंगा बैटरी खत्म होने वाली है, काम सेव करके किसी और काम में लग जाऊंगा। वरना ये इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई वो नहीं है कि कब आएगी, इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। शेड्यूल तो है, लेकिन इतनी देर में मेरा काम होगा या नहीं होगा ये मुझे अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, लैपटॉप की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जब लैपटॉप की तरफ ज्यादा गए तो लैपटॉप महंगा हो गया। पहले सस्ते थे, अब महंगे हो गए। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, पता है ना आपको ये बात? ऐसा क्यों होता है? जी, प्रॉफिट ज्यादा हो, तो भाई ज्यादा डिमांड है तो प्रॉफिट तो होगा। किसी को अंदाजा है चीजें जब ज्यादा मांगी जाती है तो महंगी क्यों हो जाती किसी लोग मार्केट में ट्रस्ट भी कर लेते है? ट्रस्ट बिल्ड करने की वजह से महंगी नहीं होती, वैल्यू बढ़ जाती है तो रेट बढ़ाएगा। हाँ, शॉर्ट होती है वो तो की जाती है, महंगी क्यों होती है? जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो जाए, तो उसके रेट बढ़ते हैं। अब वो क्या करता है, तो पता है 10 आदमी तो आ रहे हैं खरीदने के लिए, तो वो थोड़े से रेट बढ़ा देता है कि वो 10 खरीद के ला नहीं सकता। रोजाना अगर 10 कस्टमर जाए और ये कहें कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो दुकानदार ना लैपटॉप महंगा कर देगा। क्यों महंगा करेगा? कि उसको पता है कि 10 बेचने के बाद मैं कल 10 लेने नहीं जा सकूंगा। तो वो जो अगले दिन जो उसका काम का हर्जा होगा ना, वो पैसे भी उसमें ऐड कर देता है कि 10 बिकने के बाद जब मैं स्पेशल लेने जाऊंगा, सब काम छोड़ के, तो जो मेरा एक्सपेंस आएगा वो भी इसमें इंक्लूड है। तो एक चीज 1 रुपए की थी अब वो 1.5 रुपए की हो जाएगी। अब जब और खपत ज्यादा होगी यानी और डिमांड बढ़ेगी, तो वो उसके 2 रुपए कर देगा। ठीक है, और यही सबसे बड़ी गलती है कि रेट अपनी जगह कायम रखने चाहिए। किसी भी शॉप में आप देखें जब उसकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो फिर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करता, और फिर आखिरकार क्या होता है, वो डिसवैल्यू हो जाता है। वजन में कम करेगा, क्वालिटी खराब कर देगा, चीजें स्टैंडर्ड पे नहीं रहेंगी। अब लोग जो एक दफा खरीद लेंगे वो कहेंगे यार अब ये पहले जैसा नहीं रहा, बस छोड़ो। आहिस्ता आहिस्ता लोग कम हो जाएंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जरूरत होती है, वो मजबूरी है, हर हाल में ना वो जैसी भी होगी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो वो कस्टमर बेचारा जबरदस्ती का कस्टमर होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, किसी भी स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पे, जहां बीच में कहीं जाके गाड़ी रुक जाए और वहां आस पास कोई दुकान ना हो, तो एक दुकान जो है वो 4 दिन पुराना सालन गर्म करके सेल कर रहा होता है, और एक दाल की प्लेट 300 रुपए की, लेना है लो या जाओ। अब सबको पता है कि आस पड़ोस में कोई दुकान ही नहीं है, कहीं हम जा ही नहीं सकते, भूखे हम रह नहीं सकते। अब मरता क्या ना करता, लेके खा लेते। वो सोचता है अभी तो जान बचाओ, आगे जाके देखेंगे, फिलहाल अभी ले लो। तो फिर क्या होता है, कुछ लोग जो बार बार सफर करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ खाने का सामान पहले से ही रख लेते हैं कि जब वहां पहुंचेंगे तो वो 300 रुपए की दाल की प्लेट लेने से अच्छा है कि मैं ये जो है ना, ये जो मैंने पहले से घर से बना के पराठे रखे हुए हैं, ये खा लूंगा, मेरा सफर इतनी देर का है। तो लोग पहले डिसीजन कर लेते हैं। तो आखिरकार क्या होता है, उसकी वो दाल 3 दिन के बजाय और 4 दिन चलती है, कस्टमर और कम हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर भी सेल कर रहा होता है, तो प्रॉफिट कहाँ जाता है उसका? अगर वो साफ सुथरा रखता और पहले दिन एक ही दिन बना के बेच देता,
तो कुछ इलाके हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ना कम रखते हैं। चाइना, कोरिया जो चीजें सेल करता है वो सस्ती इसीलिए होती है कि उस पर प्रॉफिट मार्जिन कम है और रिलायबल ज्यादा होती है। वो पहले कह देता है कि मेरी चीज जो है ना, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। तो ये सबको पता है ये बात। अब हम चाइना का नाम सुन के खरीदते हैं और हमें पता होता है कभी भी खराब हो सकता है, और फिर कहते हैं कि यार 10 साल से चल रहा है, अगर ये खराब हो जाए तो रिफंड भी हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि कभी भी खराब हो जाए आप लाएं और नया ले जाएं, ना वारंटी ना गारंटी, रिप्लेसमेंट, सीधा सीधा 10 साल चला के रखे नया ले जाए। तो कस्टमर कितना खुश होगा। भले चाइना है तो क्या हुआ, भले कोरिया है तो क्या हुआ, लेकिन पॉलिसी ये है कि जब भी कभी खराब हो चेंज कर लें। तो ये सारी चीजें हमें जो है ना वो करनी है। अच्छा, इसके बाद हब स्पॉट्स है। ये एक एआई का टूल है जो क्या करता है कि पर्सोना क्रिएट करता है। ठीक है। और हब स्पॉट बेसिकली है क्या, वो ये, ठीक है, ये सीआरएम है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है जो एआई से बिल्ट इन किया हुआ है और आर्ट ऊपर जो है वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है। इसका नाम है हॉट स्पॉट, हब स्पॉट। ठीक है। तो इसमें जो है वो कस्टमर का पर्सोना बनता है। इस पे जो डाटा आता है वो किसी वेबसाइट से आएगा या आप मैनुअली भी इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या का टूल है, इसको जरा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा ताकि आप इसको भी समझ जाएं। उसके अलावा इस पे जो पर्सोना बनता है ये शेयरेबल होता है, बस यहीं तक की बात है। और एक्सटेंसियो, ये भी जो है विजुअल शेयरेबल पर्सोना डॉक्यूमेंट्स हैं। और डेल वी आई है, तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई पैसे वाला हो कोई फ्री हो, ये भी मैंने चेक नहीं किया। हब स्पॉट तो फ्री में अकाउंट बनाने को दे रहा है, ये आपके सामने मैंने दिखा दिया था कि फ्री में आपको अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन दे रहा है। और यहीं से ये इसका एआई भी पड़ा हुआ है जो आपको काम करने के लिए परमिशन देगा। लेकिन इसको पूरा जो है ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने जो कंपनी बनाई है, अपनी कंपनी, अपनी पोजीशन, ये सब देके इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद कहीं जाके